दल के वाइस चेयरमैन पन्ना प्रताप सिंह जी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा एक विषय जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम आपसे मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर, कहाँ से शुरू होगा, नाम क्या है, भारत जोड़ो। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जो शुरू किया है कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर, जिसका तकरीबन 3500 किलोमीटर का और 12 राज्यों के अंदर ये यात्रा चलेगी। और आज इसका शुभारंभ कन्याकुमारी से किया जाएगा और इसका अंतिम चरण जो होगा श्रीनगर तक ये यात्रा पहुंचेगी। और इस यात्रा के तहत 12 जिले कवर होंगे और 3500 किलोमीटर तक ये यात्रा चलेगी। और तकरीबन 2 चरण इसके रहेंगे, सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक, उसके बाद 3:30 से 7 बजे तक। और 22 से 23 किलोमीटर डेली जो है पैदल चल के इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आज इसका शुभारंभ राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से किया है। और जहाँ से भी गुजरेगी जिस राज्य से, उसमें वहाँ के लोगों को जोड़ने का उद्देश्य है, कांग्रेस के लोग और समाज के कुछ लोग। इस यात्रा को भारत जोड़ो, इसका उद्देश्य क्या है, या कांग्रेस पार्टी आज इस यात्रा को क्यों शुरू कर रही है? इसके 3 मुख्य लक्ष्य रखे कि आज ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर बन रही है, जैसी हालात समाज में और देश में, चाहे हालात समाज के तौर पे हो, राजनीतिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो, उसमें किस तरह का बदलाव आया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया, आज दोबारा से कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो ये समझती है कि आज देश को दोबारा से एक ऐसा मूवमेंट जनता के बीच जाने की आवश्यकता है, देश की जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है और उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है, जब देश के अंदर ऐसी ताकतें हैं जो जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे। तो इसके मुख्य जो बिंदु है इस यात्रा के भारत जोड़ो का जो मुख्य लक्ष्य है कि जो आज राजनीतिक केंद्रीयकरण हो रहा देश में अंदर, आप राजनीतिक केंद्रीयकरण की हम जब बात करते हैं तो पावर सेंट्रलाइज्ड हो रही है। देश की जो सत्ता है वो जिस दल के पास है, उनका एक प्रयास है कि लोकतंत्र के अंदर अगर आप सत्ता का केंद्रीकरण कर लें, सारी शक्तियां 1-2 व्यक्ति के पास आ जाए, तो आप समझिए वो कैसा लोकतंत्र होगा और कितना घातक हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब आप सभी समझते हैं कि अल्टीमेटली जो है एक मतदाता के पास उसकी ताकत है और उस ताकत से अपने देश को और समाज को बनाता है। लेकिन अगर सत्ता पे पहुंचने के बाद आप उसको केंद्रीयकरण करना शुरू करें, आज उसका बड़ा उदाहरण हमारे देश के अंदर है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से चल रही है, अपने विपक्षी दल के लोगों को या विपक्षी दल की पार्टियों को आज दुश्मन समझ के उनके खिलाफ जिस प्रकार से एजेंसियों का यूज हो रहा है, हर दिन ईडी तो अब ऐसी हो गई कि पुलिस बाद में पहुंचती है, आप पुलिस थाने में लोग बाद में एक्शन में आते हैं, पूरे देश के अंदर ईडी एक्शन में मिलती है हर जगह। तो आप इसका आंकलन करेंगे कि ईडी जा कर रही है, तो 99.9% जो है विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके जो सहयोगी है, उनको पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है। और उसके पीछे क्या उद्देश्य है ये अब देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि साफ तौर पे जो है अपने जो विरोधी है उनको कमज़ोर करना है, उनको परेशान करना है और अपनी ताकत बढ़ानी है। जब लोकतंत्र में कोई सत्ता में बैठा हुआ आदमी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए काम करता है और जो राजनीतिक केंद्रीयकरण हो जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत घातक होने वाला है। इसको कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से महसूस कर रही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। तो इसकी समझते हुए इस यात्रा का जो हमारा भारत जोड़ो का जो मिशन है, उसमें पहला लक्ष्य ये है कि देश की जनता को ये एहसास कराना पड़ेगा कि आज हम लोकतंत्र आज आज़ादी के बाद किस दिशा से चल रहा है और जो लोग ऊपर बैठे हैं वो इसको किस तरह से अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं। और समाज में दूसरा जो इसका बड़ा लक्ष्य है कि जिस प्रकार इस सरकार के अंदर, इस विचारधारा के अंदर समाज के अंदर ध्रुवीकरण हो रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, भारत जैसे देश के लिए बड़ा गंभीर मसला है। यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं और रहते आए, आगे भी रहेंगे।
वही हमारी विविधता जो है हमारी देश की ताकत है। उस ताकत को खराब करने के लिए, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से ये विचारधारा समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है, वो अपने आप में देश के लिए और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। राजनीति में आज कोई होगा, कल कोई होगा, लेकिन जो ऐसी चीज़ें आज हम समाज में डालेंगे, इसका आने वाले समय में देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो समाज में जो ध्रुवीकरण हो रहा है इस विचारधारा द्वारा, उसको बारे में लोगों तक ये समझाने का प्रयास भारत जोड़ो यात्रा का यही है कि खास तौर पे कुछ लोग केवल सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए अगर समाज में ध्रुवीकरण करता है तो वो कितना खतरनाक इस देश के लिए और समाज के लिए हो सकता है। तीसरा हमारा जो कारण था कि आर्थिक, जिस प्रकार से आर्थिक विषमताएं जो आई है वो एक बहुत बड़ी बात है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो रहा है। आप इसको देखते रहिएगा आने वाले समय में। और जो अमीर व्यक्ति हैं, बहुत चंद लोग पूंजीपति, जिनके हाथ में सैकड़ों में हैं, जिनके हाथ में देश की 70 से 80% जो संपत्तियां हैं उनके कब्जे में आ चुकी हैं, और बाकी लोग रोजी रोटी के लिए तड़फ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है जो देश के अंदर है। अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती, सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन अगर आप विपक्ष में भी है, कहीं भी है, देश के नागरिक हैं, ये आपकी और हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि अगर राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार से हम अपने देश को बांटेंगे तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर नंबर 1 समस्या होने वाली। आप देखें कि मोदी जी के कुछ मित्र कुछ सालों में, 7 सालों में, मैं नाम लेने से भी परहेज नहीं करूंगा, कि अदानी साहब की बात करें, 7 साल के अंदर वो विश्व के चौथे अमीर व्यक्ति बन सके। आप बताएं इतने कम समय में क्या ये पॉसिबल हो सकता था? लेकिन पॉसिबल तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार उनको पूरी तरह से उनके पीछे है, तभी ये पॉसिबल हुआ। पैसा हमारा और आपका जो पैसा बैंकों में है, लाखों करोड़ जो हम सेविंग करके बैंकों में डालते हैं, वो सारा पैसा अपने मित्रों के जरिए देश की संपत्ति जो 70 साल में बनी आपकी और हमारी मेहनत से, देश की जनता की मेहनत से आधे दामों में उनको बेची जा रही है। बंदरगाह बिक चुके हैं, रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट्स बिक चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अदानी नहीं खरीद सकता। आपने कभी इसको समझा कि वो क्यों खरीद रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा देश का है, पैसा बैंकों का है। वो सारा पैसा 7 लाख करोड़ रुपया उनको देके वो देश को खरीदने का काम किया जा रहा है, अपने मित्रों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पैसा भी देश का, संपत्ति आधी कीमतों में। आपको क्या चाहिए हो? आप तो रिचेस्ट तो होंगे ही वर्ल्ड के 4थे नंबर पे। मोदी जी के दोस्त है। मोदी जी की प्राथमिकता क्या है? अपने मित्रों को, चंद मित्रों को मजबूत करना है, और वो काम चल रहा है। ये कुछ ऐसे मसले आ चुके हैं जो बहुत गंभीर है, और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने इस बात को समझा है। इस तरह इन मुद्दों को लेके हम एक ऐसा अभियान, ताकत कहाँ है? ताकत देश की जनता के पास है। उस ताकत को समझते हुए हम पूरे देश के अंदर हमारी लीडरशिप जनता के बीच जाएगी। पद यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी ये एहसास कराएगी कि हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, जो हमारी जिम्मेवारी देश के प्रति, समाज के प्रति, भारत के लोगों के प्रति और लोकतंत्र के प्रति है, उसको हम बेखूबी पूरी तरह से निभाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने और सभी सीनियर लीडरशिप ने आज इस यात्रा को भारत जोड़ो के नाम से शुरू किया, और इसका अंतिम चरण 3500 किलोमीटर पूरा करने के बाद 112 दिनों तक ये चलेगी, और 155 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। और इसका उद्देश्य मैंने आपको साफ तौर पे बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है और किस उद्देश्य के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया है। तो आज मैंने पढ़ रहा था कि अखबारों में बहुत बड़ी तकलीफ, बयानबाजी भाजपा के नेताओं की, मैं हिमाचल के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कि ये भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तकलीफ भाजपा के लोगों को हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्या समस्या है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अगर जनता के बीच जा रही है
जनता के बीच संवाद होगा, संपर्क बढ़ रहा है और देश की बड़ी समस्याओं को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। इसमें भाजपा को प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है, कारण क्या है तकलीफ का? क्या हमारा अधिकार नहीं है? सत्ता पक्ष और विपक्ष में बड़ा थोड़ा फर्क है। देश के मतदाताओं का जिस दिन मन बदल जाएगा, जो सत्ता में है वो विपक्ष में आ जाएंगे और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आ जाएंगे। आप क्या परमानेंट है क्या? आप सत्ता में हैं लेकिन परमानेंट तो नहीं है ना। तो आप इस बात को समझें, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी लीडरशिप की, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को अच्छी तरह से समझा। तो ये एक मुद्दा था। इसमें मैंने जैसे जिक्र किया कि इस यात्रा के दौरान हमारा एक प्रयास है कि हर धर्म, हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ये सोच आज़ादी से पहले भी थी, आज भी यही है कि हम सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हम बांटने का काम भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करती। हम जोड़ने का काम करते हैं। भारत को जोड़ेंगे, विविधता के साथ भारत जुड़ेगा। हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद किया जाएगा, उनके पास जाया जाएगा, सबको जोड़ के इस यात्रा में जोड़ा जाएगा। तो यही एक भारत जोड़ो है। बाकी एक आज बहुत गंभीर मुद्दा हिमाचल प्रदेश में निकला है। 4 तारीख को बिजली बोर्ड के अंदर ड्राइवर्स की भर्तियों को लेके जिस प्रकार का एक ऑडियो बाहर आया है, उसमें भाजपा के विधायक राकेश जम्वाल जी, और आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, जिस प्रकार से उनके ड्राइवर का ऑडियो जो है वायरल हुआ है, उसमें साफ तौर पे ये जिक्र किया जा रहा है कि किस प्रकार इन पोस्टों के लिए जो है भर्तियां होगी और बिना एग्जाम में बैठे हुए लोगों को जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। ये मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में खास तौर पे भाजपा की सरकार के दौरान पुलिस भर्ती का मामला, जो एक बहुत बड़ा मामला था, संगीन था, भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको दबाने का पूरा प्रयास किया। उसमें करोड़ों लोगों को पैसों का लेन देन हुआ और जिस प्रकार से पेपर बिका वो आप सबके सामने, आप लोगों ने उसको छापा, आप लोगों ने दिखाया, सब जगह प्रदेश का नाम खराब हुआ। कहने का मतलब है कि इस तरह की प्रवृत्ति रही है पिछले दौरान। तो ये भी हो सकता है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये बात निकली है। आप, मुझे समझ नहीं आता मुख्यमंत्री जी के लोग या मुख्यमंत्री जी कैसे किसी बात को फर्स्ट स्टेज पे नकार देते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जितनी भी भर्तियां हो रही है उसमें प्रश्न चिन्ह है। पुलिस भर्ती घोटाला तो सबसे बड़ा घोटाला था ही, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच की बात की थी, वो सीबीआई आज तक नहीं पहुंची। साफ तौर पे, सीधे तौर पे अपने लोगों को बचाने का प्रयास हुआ उसमें। उसके पहले जेएओ का पेपर है वो भी लीक हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हुई है इस दौरान। तो ये भी एक गंभीर मामला है, ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो चीज़ सामने आई है, क्योंकि सरकार की कार्यशैली ऐसी ही रही है इन 5 सालों के दौरान। ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। जहाँ पर बेरोजगारों की फौज बढ़ रही हो, वो एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमें कहीं रोजगार मिलेगा। अगर उनको पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इस तरह से ये सरकार में बैठे हुए लोग मिसयूज ऑफ पावर करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मसला है। कांग्रेस पार्टी इस आवाज़ को, इसको हर प्लेटफॉर्म पे इसको उठाएगी और हम इसमें जांच की भी मांग करते हैं कि जो ये ऑडियो निकला है इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। ये 2 मसले थे जो हम आपसे बात करना चाहते थे। आप कोई सवाल करना चाहें प्लीज़। भारत जोड़ो यात्रा का मैंने अब किया कि आज ये कन्याकुमारी से शुरू हो रही। राहुल गांधी जी वहाँ राजीव गांधी जी की उस पर जाएंगे, वहाँ से इसको शुरू करेंगे। उसके बाद ये 3500 किलोमीटर ये पूरी यात्रा रहेगी और तकरीबन 155 दिन चलेगी और इसका 22 से 23 किलोमीटर डेली पद यात्रा पैदल चलना है। और लास्ट जो लेग होगा इसका, एंड जो होगा श्रीनगर होगा। जैसे हम कहते हैं कि भारत जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक है,
तो इस यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो रही है और श्रीनगर तक ये यात्रा चलेगी। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आता, मैंने पहले भी जिक्र किया कि यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, इसमें भाजपा को प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारी यात्रा से कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही किसी को? हम तो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सवाल को बता दूं कि ये पठानकोट में टच करती हुई हिमाचल को टच करेगी, वहाँ हिमाचल के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भाजपा को ऐसा खौफ क्यों, ऐसा डर क्यों है इस यात्रा से? वो जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या है, वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर, वो उनको पता है, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। अब देश जानने वाला ये अपने आप में गंभीर विषय है। तो यात्रा कर रहे हैं हम, लोकतंत्र है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच बात करने जाएंगे, संवाद होगा, उनकी बात जानेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी कि देश कैसे चल रहा है, सरकार कैसे चला रहे हैं लोग, और सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा क्या है, वो सत्ता में बैठे हैं, लगातार सत्ता में बना रहने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, सारी बातों पे चर्चा हो। लोकतंत्र में ताकत तो जनता के हाथ में, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो जनता ने बैठाए। अगर वो समझ लें कि सत्ता के नशे में कि हम परमानेंट हैं, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इससे बड़ी भूल हो नहीं सकती कोई। देखिए, स्पेकुलेशंस होती है, मीडिया में चर्चाएं होती है, ये राजनीति का विषय हमेशा रहा है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया, लीडरशिप ने, कि हमने इस बार आवेदन का जो था सिस्टम, वो आप लोगों को सबको मालूम है कि 1 सितंबर तक रखा था। उन आवेदन को आगे बढ़ाते हुए पहली मीटिंग प्रदेश इलेक्शन कमेटी की होती है, जहाँ पर उनको स्क्रूटनी की जाती है, लीडरशिप बैठते हैं। उसमें 27-28 लोग थे, दिल्ली में वो मीटिंग हुई 5 तारीख को। तो उसमें काफ़ी हद तक पैनल्स बने हैं, जहाँ पर ऐसे भी काफ़ी नाम हैं जो 35-36 ऐसे नाम हैं जो सिंगल आए हैं, जिन पे सहमति बनी है प्रदेश इलेक्शन कमेटी के अंदर कि ये लोग जो है सिंगल नाम उनके पैनल में डले हैं। और ऐसे भी लोग हैं जहाँ 2 लोग पड़े हैं और 6, 7, 8 तक भी हैं। तो ये एक प्रक्रिया है आगे बढ़ने की, टिकट बांटने की। इसके बाद हमारा स्क्रीनिंग कमेटी का काम शुरू होगा, जो मोस्ट प्रॉबेबली 15 तारीख तक मुझे लगता है डेट फिक्स हो जाएगी। वो मीटिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। जो काम प्रदेश इलेक्शन कमेटी में हुआ, उस मीटिंग के अंदर जो खाका बना, जो भी लिस्ट तैयार की लीडरशिप ने, उसको जो है स्क्रीनिंग कमेटी में पूरा जाना है। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद फाइनल जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है, टिकट का फैसला वहाँ से होगा और वहीं से टिकट अलॉट होंगे। पर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार इस बार समय रहते जो है ये प्रयास किया है लीडरशिप ने कि हम टिकट का जो वितरण है वो समय से करें, जिससे जो भी चुनाव लड़ेगा, जिसको भी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जिस भी क्षेत्र से, उनको एक समय मिलेगा कि वो लोगों के बीच जाए और अच्छे से अपने मतदाताओं के बीच जाने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी का है, और एक उम्मीद है कि इस महीने के 20 के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ सकती है उम्मीदवारों की। सॉरी, एज देखिए, कुछ चीज़ें होती है, अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये जो मैंने बात की आपकी, अगले चरण में ये चीज़ें डिस्कशन में हो सकती है। जो स्क्रीनिंग कमेटी में जब मीटिंग होगी उसमें ये बातें कर सकते हैं जो उसके मेंबर्स हैं कि वो किस तरह से इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने जो लिस्ट बनी है, अल्टीमेटली उसको शॉर्ट तो करना ही, 1 या 2 नाम जाएगा आगे तो वो जैसे मैंने जिक्र किया कि 35 लोगों का या 36 जो भी है नंबर सिंगल नेम गया है, तो उसको भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है। आगे भी जो बाकी बच गई हैं उसमें शॉर्ट लिस्ट करने की तो आवश्यकता है ही है।
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के लिए तो आपको एक नाम या बड़ा बड़ा रेयरली 2 नाम जाएंगे, तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस नेतागण कर सकते हैं कि किस तरह से क्राइटेरिया बनेगा। मुझे लगता है उसमें ये विषय हो सकता है। कांग्रेस हमेशा से हर बार, ये अलग बात है कि सरकार सुनती नहीं है जनता की बात, ना कांग्रेस अपना काम कर रही है। हम विपक्षी दल है, हमारी जिम्मेवारी है कि जनता के जो भी मुद्दे होंगे उनको उठाना हमारा काम है और हम बेखूबी उसको करते हैं। आज भी ये मामला बहुत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस सरकार ने पूरी तरह प्रमोट की है। इसका मतलब साफ तौर पे धंधा चल रहा है। ये अपने लोगों को लगाने के लिए, भर्तियां करने के लिए सारे नियमों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर पूरे सिस्टम को आप खराब कर दोगे, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो ये तो गलत है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, इनकी समय की जो ऐसी चीजें, सारी चीजों की इंक्वायरियां होंगी। ये बड़े गंभीर मसले हैं, इनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोगों को रोजगार के लिए इस तरह से आप करोगे कि अपने लोगों को भर्तियां करते चले जाओगे, मेरिट को इग्नोर करोगे। पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसे ज्यादा दिनों तक ऐसे सिस्टम, ऐसे समाज नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी आते ही इन सब विषयों पर गंभीरता से जो जांच के विषय होंगे उसमें जांच की जाएगी। बहुत अच्छा सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी ने। मुझे लगता है उनको भाजपा में कोई सुन नहीं रहा, तो वो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि भाजपा तो आरएसएस और दिल्ली से चल रही है। मुख्यमंत्री तो खाली घूमते रहते हैं। कौन, आप ईमानदारी से बोलो, जयराम जी को कोई पूछता है? नड्डा साहब चला रहे, आरएसएस चला रहा है, सब जानते हैं। हिमाचल के लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, जब वोटरों ने आरएसएस को वोट नहीं दिया था कि ये सरकार आरएसएस चलाएगी इस प्रदेश को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी को अपने घर में देखना चाहिए कि भाजपा में क्या हो रहा है। मैं अभी खुलासा करूंगा कुछ दिनों में कि मुख्यमंत्री जी का फोकस कहाँ है। कांग्रेस के एमएलए को तोड़ने में टेलीफोन करके डेली फोन करते हैं लोगों को। भैया, आपके पास जो टाइम बचा है 2-3 महीने का, आपके लोगों ने चुना है, आप लोगों के काम करो, उसको आगे बढ़ाओ, बजाय इसके कि आप डिफेक्शन कराने में लगे मुख्यमंत्री। जयराम जी को मुझे लगता है भाजपा में भी कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया, हम उनके मशवरों का सम्मान करेंगे। बहुत धन्यवाद।